वर्किंग क्लास 10वीं क्लास में हम लोगों ने देखा था पॉवर के बारे में, थोड़ा सा फंडामेंटल रजिस्टर के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे पॉवर पे, रेडियस ऑफ डायरेक्शन वगैरह पे। कुछ लोगों ने आप में से किए क्वेश्चन, मुझे किया था, मुझे अच्छा लगा। पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले से मैंने रेडियस ऑफ डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन दिए थे। अब उन क्वेश्चनों में आपको क्या करना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल दिया था, ठीक है। आई जो था वो मैंने निकाल दिया था सब में, ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, वो आप लोगों को करनी थी। और उस आई को, जो मैंने आई निकाला था, इस इक्वेशन की इक्वेट रखना था। ये जो कैपिटल एम है, ये क्या था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर मास में एक पार्टिकल है तो उसका मास, या एक से ज्यादा पार्टिकल, रॉड्स, एलिमेंट है तो उन सब का मास जोड़ के जो भी आता है वो आपको यहाँ पे रखना था। और इस के की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब बस एक रिप्रेजेंटेशन है उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। एक और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है किसका, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये तो इजी क्वेश्चन था, उस स्थान इसमें बहुत खास, ठीक है। क्या मैंने एक डायमेंशन दे दिया था, तो ये आप लोगों को बस एक तरीका है रेडियस ऑफ डायरेक्शन पता होनी चाहिए क्या है और निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। फिर मैंने इसका 2-3 पॉइंट लिखवाए थे यहाँ पे। अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन, जो मास है सिस्टम का और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक्सिस के अबाउट जो मास जो घूम रहा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस ओरिएंटेशन पे वो डिपेंड करता है। ये कल हमने डिस्कस किया था। फिर कल हमने देखा था टॉर्क। अब टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट का सीन था, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। किसी एक ने उसका आंसर भेजा जो बिल्कुल सही था, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए एक बार आपको इंटरप्रेट को, ठीक है। तो आर वेक्टर जो था उसमें ये आर वेक्टर दे रखा था, और ये एफ वेक्टर दे रखा था। अब आपको इसका टॉर्क निकालना था। तो देखो आर क्रॉस एफ, देखो मैंने बताया था जिस कंपोनेंट को निकालते हैं उसके दोनों साइड्स को छुपा लेते हैं। जैसे हम आई कैप को लिख रहे हैं तो इतना और इतना छुपा लेंगे, केवल इन चारों को देखते हैं। 2 × 7 करेंगे और 6 × 3 करेंगे। तो देखो 2 × 7 करेंगे तो 40 -6 × 3 -18। तो जब दूसरे वाले का लिखते हैं जे कैप का तो हमेशा लिखते हैं -7 इनटू। फिर देखो जे कैप पे लिखेंगे तो जे कैप और इसको छुपा लेंगे तो केवल इन दो को और इन दो को देखेंगे। 1 × 7 7 -5 × 3 15, ठीक है, प्लस ठीक है। अब के कैप वाले को छुपा लेंगे तो केवल इन चार को देखेंगे, ये जो 4 है। तो 1 × 6 6 -5 × 2 10। तो ये सॉल्व करके आ जाता है -4 आई कैप -8 +8 जे कैप और कितना -4 ए कैप। सिंपल था, इसमें कुछ काम नहीं, ठीक है। ये तो है डिटरमिनेंट वाले तरीके से, ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका और मैंने आप लोगों से सिखाया था, इसकी तरह नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ टाइम पॉज करके नोट कर लेना। इसका मेरा आंसर दे दो यहाँ पर -4 आई कैप -8 जे कैप -4 ए कैप, ठीक है। अब दूसरा वाला तरीके से कैसे करेंगे, दूसरे वाले तरीके से आपको क्या करना है, ये सर्कल ये आई कैप
ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये रोटेशन जो है इस तरीके से, अगर इसके अपोजिट जाओगे तो क्या आ जाएगा -9। जैसे i क्रॉस j करोगे तो k, तो अगर j क्रॉस i जाओगे तो कितना आ जाएगा -k। अब जरा देखो उसी चीज को लिख लेते हैं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। अब जरा देखो, सबसे पहले इसको करेंगे इस i कैप को। अब i कैप को i कैप में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। i कैप को j कैप में करेंगे तो क्या आएगा k कैप। देखो i कैप क्रॉस j कैप में k कैप तो 6k कैप। फिर इस i कैप को k कैप में करेंगे, देखो k क्रॉस i करेंगे तो क्या आएगा j, लेकिन हम क्या कर रहे हैं i क्रॉस k, कितना आएगा -7j। i कैप को, अब इस j कैप को करेंगे, देखो j क्रॉस i क्रॉस j करते हैं तो कितना आता है k। हम क्या कर रहे हैं j क्रॉस i कितना आएगा -k। फिर j क्रॉस j करेंगे तो 0 आ जाएगा। j क्रॉस k, j क्रॉस k कितना आएगा i प्लस 14 i कैप, ठीक है। ये आ गया दूसरा टर्म। अब k कैप, k क्रॉस i, देखो k क्रॉस i करेंगे तो कितना आएगा j कैप, तो कितना आएगा 15j कैप। k क्रॉस j, j क्रॉस k करते हैं तो कितना आता है i कैप, तो k क्रॉस j करेंगे तो -i कैप, -18 i कैप। अब देखो जरा, ये है 14 i कैप और ये है -18 i कैप, कितना आ जाएगा -4 i कैप। देखो प्लस का 15j कैप माइनस का 7j कैप, प्लस का 8j कैप और ये माइनस का 10k कैप प्लस का 6k कैप माइनस का 4k कैप। देखो सेम आंसर है, -4i कैप प्लस 8k कैप माइनस 4k। लेकिन इस वाले में क्या है, गलती होने के चांसेस हैं। आपने कहीं माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, प्लस की जगह माइनस ले लिया, थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है यार। इस वाले में क्या है, जो मैंने वाला किया था उसमें कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और चीजों को देखना है, ठीक है। तो आप दोनों को सीख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर लीजिएगा, उसको भी नोट कीजिए, ठीक है। इस वाले सर्कल से चलिए मैं बता रहा हूँ, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये डाला होगा। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और दिया था रॉड वाला, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या था, देखो जरा, ये ऐसे एक रॉड गिवन थी, ठीक है। क्या गिवन थी, रॉड। ये क्या है, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। और इस पर इधर से एक फोर्स लगा था F, जो यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी L/3, और यहाँ से एक फोर्स लगा था 2F, और इस पूरे की लेंथ कितनी है, स्मॉल है, ठीक है। अब ये क्या था, देखिए ऐसे ऐसी ये वाला जो कोण है रोड का, मान लीजिए ये वाला कोण है, ठीक है, इस तरीके से है। अब जब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कर सकती है, ऐसे घूम सकती है, ठीक है, इस डायरेक्शन ऐसे घूम सकती है, देख रहे हैं हम लोग। तो इस पे जो एक फोर्स इधर लगाया है 2F यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ लगाया है F,
ये डिस्टेंस L by 3 की, ये डिस्टेंस तो पूरी L by है। तो इन दोनों फोर्सेस में से क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, ये वो वाला केस है डस्टर वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया आप लोगों ने, दोनों फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में लगाया। क्या करेंगे, रॉड और इस पॉइंट पे ये फिक्स है, ये ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे घूमने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिक्स है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, फिक्स्ड, और इसे कहते हैं हिंज्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हिंज्ड है, देखिए जब फोर्स लगेगा तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाला फोर्स यहाँ लग रहा है, ये वाला फोर्स यहाँ लग रहा है, ये जो है ऐसे घूमने लग जाएगा नीचे की तरफ। अब उसने पूछा था क्वेश्चन में कि इसमें कितने फोर्स लगाया जाए और कहाँ लगाया जाए, जिससे क्या ये रोड क्या है, रेस्ट में रहे, ठीक है। रोड का कोई भी मोशन ना हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं फोर्स कपल पढ़ा रहा था, अगर सिस्टम का फोर्स 0 है तो भी सिस्टम पे टॉर्क हो सकता है। फोर्स कपल पे हमने आपको देखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम को रेस्ट में रखने के लिए, तो इस पे F net 0 हो, ठीक है। सिस्टम में क्या हो, नेट फोर्सेस का जो सम है वो क्या हो, 0, जिससे सिस्टम इसमें रहेगा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन F net के अलावा क्या 0 होना चाहिए, टॉर्क नेट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो सिस्टम क्या रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। कल आपने देखा था वो वाला केस, फोर्स कपल सिस्टम पे F net 0 था, ये वाला तो केस था। अब देखिए सिस्टम का F net 0 है, F इस डायरेक्शन है, F इस डायरेक्शन है, लेकिन ये सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में नहीं था। इस सिस्टम पे क्या था, टाउ नेट जो है नॉन इक्वल टू 0 था, मतलब टाउ नेट की कुछ वैल्यू थी, टाउ नेट था जो वो 0 नहीं था, इसलिए सिस्टम में क्या थी, रोटेशन की टेंडेंसी थी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। सिमिलरली इस सिस्टम में भी होगा। ये एक मिनट रुकिए, जरा हमारे साथ इशू हो रहा है, एक मिनट रुकिए आप। चलिए थोड़ा हमारा टेस्ट था। सही बात कर देना। तो हमें क्या करना है, सिस्टम का F net तो 0 चाहिए, ठीक है। सिस्टम का F net तो 0 चाहिए, साथ में क्या भी चाहिए, टाउ नेट भी 0 होना चाहिए, तभी ये सिस्टम किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा और क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखो जरा F net तो 0 है, सिस्टम पे अगर मान लें टोटल फोर्स देखिए कितना लग रहा है, F ऊपर से ऐसे लग रहा है और 2F ऐसे लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 3F इन द काउंटर डायरेक्शन, ठीक है। तो सिस्टम में जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, 3F। तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, 3F, तब तो सिस्टम रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और मैंने मान लीजिए इधर से फोर्स लगाया कुछ यहाँ पे F0, ठीक है। तो देखिए F0 ऊपर लगाया मैंने, F नीचे लगा -F और 2F भी नीचे लगा -2F, ये वैल्यू कितना आ गया 0। तो F0 की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 3F। अगर 3F फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा तभी सिस्टम पे क्या आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा, और ये मैंने कल आपको बताया भी था। अब प्रश्न ये है कि 3F जो फोर्स है, ये जो F0 जो फोर्स है कहाँ लगना है। रॉड तो देखिए कितनी लंबी है, L लेंथ की रॉड है, लेंथ कितनी है इसकी L, रॉड तो इतनी लंबी है। अब इस पे
पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हमें वो पॉइंट पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे हम इसको 3f फोर्स लगाए, और वो क्या होगा बेसिकली हम सिस्टम का क्या करेंगे, टॉर्क जीरो। जिस मोमेंट पे हमने फोर्स लगाया अगर वो पॉइंट ऐसा रहा, उस पॉइंट के बाद से सिस्टम में टॉर्क जीरो आया, तो हम क्या कहेंगे ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जरा देखिए आप, जरा सोच के देखिए। ये वाली जो रोड है, ये वाला जो, देखिए मैं इसको नाम दे देता हूँ थोड़ा, ए और बी। ठीक है, ये वाला जो नाम है इसका है, ये वाला बी। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है अभी कौन सा लग रहा है, एफ। ऐसे लग रहा है ऊपर से, मतलब पूरा यहाँ लग रहा है और एफ यहाँ लग रहा है। तो इसके लिए रोड क्या कर रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा है ऐसे। अगर इस पे ऐसे फोर्स लगाया जाए और ऐसे फोर्स लगाया जाए और इसको यहाँ केवल इस कोने पर पकड़ लो, तो देखिए जरा नीचे जा रहा है कि नहीं, नीचे जाने की कोशिश करेगा ऐसे। अब हमने क्या कर दिया, ऐसे ऊपर से फोर्स लगा दिया, तो इस ऊपर वाले फोर्स में ऐसे क्या होगा, देखिए जरा, जब ये ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला फोर्स जो है इसको नीचे जाने से रोकेगा। बेसिकली कहने का मतलब है इस F0 वाले फोर्स का जो टॉर्क है वो इन दोनों फोर्स के क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, और होना भी यही चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में आ गया तो ये इसको और रोटेट करवाएगा। हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो हो गया F0 यूज किया, और रोटेशन के लिए भी हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो इस F0 का जो टॉर्क आएगा उसकी वजह से क्या होगा, ये सिस्टम का जो टॉर्क होगा वो उन दोनों फोर्सेस जो F और 2F वाले फोर्सेस हैं उनके फोर्स को क्या करेगा, कम करेगा, हमें कंपेंसेट करेगा, हमें बराबर करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, इसलिए नेट टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, चलो देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लेंगे हमने इस F0 वाले फोर्स को लगाया है ऐसे किसी डायरेक्शन में, L डैश डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा देखिए F वाले फोर्स में ऐसे टॉर्क कैसे आएगा, ऐसे की तरफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को, फील आ रहा है? देखिए अगर ये ऐसे है और F वाला फोर्स ऐसे है तो स्पेस क्या आएगा, टॉर्क ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, मेरे लिए ये डायरेक्शन क्या है, देखिए ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और मैं इसी डायरेक्शन को क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन की वजह से क्या आएगा, टॉर्क, इस वाले फोर्स की वजह से क्या आएगा, टॉर्क, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, टाउ टू F। मैंने आपको बताया F वैल्यू कितनी है, F इनटू R कितना, कितनी दूरी पर लग रहा है, L/3 इनटू दोनों के बीच में एंगल। देखिए F ऐसे है और L ऐसे है, L ऐसे, मतलब R वेक्टर कैसे है, दोनों परपेंडिकुलर ऐसे, और R ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, साइड 90, इसमें एंगल कितनी है, 1, और डायरेक्शन हमने ये वाली पॉजिटिव मान ली है। ठीक है, डायरेक्शन जो हमने ये वाली जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो टाउ इनटू F स्क्वायर कितनी रहेगी, F इनटू L/3। ठीक है, सिमिलरली टाउ इनटू 2F लिखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड 2F इनटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये, L, दोनों के बीच में एंगल 1। और जरा देखिए इस वाले की वजह से भी फोर्स रोड जो है नीचे ही घूमने की कोशिश करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से कितना आएगा, पॉजिटिव। अब टाउ टू F0 उसका मैग्नीट्यूड वो तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 3F इनटू उसकी लेंथ, यही तो हम निकालना चाहते हैं कि कहां पे फोर्स लगे, तो L डैश। अच्छा, दोनों के बीच में इसका भी एंगल 90 है। ठीक है, 2F ऐसे, F0 ऐसे लग रहा है और R ऐसे लग रहा है, R जो ऐसे है और F ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, तो 1 हो गया इनटू एंगल। देखिए जरा ये रोड ऐसे थी, जब मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो इसमें से रोड कितना घूमने की कोशिश करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन। ये माइनस साइन हम लिख लेंगे ड्यू टू डायरेक्शन कंपेंसेशन, ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, अब बस इसी नेट टॉर्क को आपको क्या करना है, जीरो करना है। अगर नेट टॉर्क जीरो होगा सिस्टम का तो क्या होगा, सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए जरा F इनटू L/3 प्लस 2F इनटू L, और इसके ऐसे कितना आएगा, माइनस 3F इनटू L डैश इक्वल्स टू 0। देखिए F से F कैंसिल हो गया, ये ठीक है, और L डैश की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी आ जाएगी,
ये वाला था, ठीक है। तो ये वो वैल्यू होगी एलएस की जिस पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से सिस्टम क्या रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। क्लियर है सभी? कोई क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए इसमें दो फोर्स लग रहे थे, एक F एक 2F। अब उसने हमसे कहा था कि सिस्टम जो है किसका रहे, इक्विलिब्रियम का रहे। इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे। तो ऐसे में इसका बताइए फोर्स कितना लगेगा और वो फोर्स कहां लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब सिस्टम में दो फोर्सेस लग रहे थे, एक F एक 2F। हमें पता था कि इसका पूरा फोर्स 0 होना चाहिए, तो नीचे से एक फोर्स लगना चाहिए F0 जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3F। तो यहां पे क्या, यहां पे नीचे से एक फोर्स कितनी लगा दी 3F, ठीक है। लेकिन ये 3F लगाई कहां जाए, ये भी एक प्रश्न था। चलिए नेट फोर्स कितना लगेगा, 3F लगेगा, अच्छी बात है, लेकिन कहां पे लगेगा, ये बात कहां पे लगेगा ये बताने के लिए कौन है हमारे पास, टॉर्क। सिस्टम का नेट टॉर्क 0 होगा तभी सिस्टम क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो भाई हमने किया, हमने पहले इसका टॉर्क निकाल लिया टाउ F into L by 3, इसका टॉर्क निकाल लिया 2F into L। अब इन दोनों के बेसिस सिस्टम किसमें कैसे मूव कर रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैंने उसी डायरेक्शन में वर्टिकल ले लिया। अब ये जो F0 वाला फोर्स है इसको ऐसे लगाया नीचे से ऊपर की तरफ, और इसके बेसिस सिस्टम कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसकी वजह से उसका टॉर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसको मान लिया कितने डिस्टेंस पे, L डैश डिस्टेंस पे। उसका टॉर्क लेगा 3F into L डैश into 1 तो साइन 90 की वजह से और -1 ड्यू टू डायरेक्शन। और बस ये नेट टॉर्क को क्या करते हैं, 0 कर दिया। यहां से कहते हैं क्या है, L by 3 into 12 by 12 का होल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो L में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, कांसेप्ट कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ लो आप सभी लोग कैसे करना है क्वेश्चन, नोट कीजिए जरा इसके ऊपर। इस इनको देखता हूं फिर से एक बार। चलिए इसको बता देता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, टॉर्क की मैं आप लोगों को एक इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। उसी इक्वेशन को थोड़ा देखेंगे, इसमें और टर्म्स में कई सारे, थोड़ा समय कम था इसलिए मैंने इसको वहीं स्टॉप कर दिया था। हमने एक इक्वेशन लिखी थी टाउ इक्वल्स टू I into अल्फा, ठीक है। इसमें t क्या है, टाउ क्या है हमारा टॉर्क, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं आपको थोड़ा यही बताना और पूछना चाहता हूं कि अल्फा क्या है, अल्फा का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और ये अल्फा यहां पे कैसे आ गया, मतलब क्या है इसका, तो ये अल्फा क्या है बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जब मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और ये सब पढ़ा रहा था तब मैं आपको बता रहा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब लेकिन आज हम उसको एक बार फिर से देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो जरा देखिए, कंसीडर कीजिए
ये क्या है, पार्टिकल जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये रहा हमारा पार्टिकल, मेरा ये इक्वल पर ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब इसका कुछ होगा अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। ये मान लेते हैं इसकी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है, वो एक्सिस, पंखे वाला जो एक्सिस होता है ना, वो पंखा वाला एक्सिस ये वाला। और ये क्या है, इसका ओमेगा। अब मैंने आपको बताया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन आपको पता है। सिमिलरली अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये वेक्टर इक्वल्स टू लिखा जाता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर। ये क्या है, इस पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा क्या है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी रेट, उसकी चेंज होने की रेट है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अल्फा ये, तो ये वाला जो अल्फा हमें देख रहा है ये वाला, यही अल्फा। अब इसका यूज क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे आ गया है ये आप लोग देख रहे हो। तो जरा उसके लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो अल्फा है ये वाला अल्फा। अच्छा, इस ये और अल्फा के बीच में रिलेशन अगर निकालना चाहे तो देखो कैसे होगा। जो ए वेक्टर होगा, अगर जैसे मान लेते हैं, पहले इसको देखिए आप, ये जो बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं अगर x, इसको मान लेते हैं अगर y। तो देखिए r वेक्टर जो है उस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, जो v वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। और जो ओमेगा वेक्टर है, देखिए ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, k क्या है, जो v वेक्टर है वो ओमेगा और r दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जो v वेक्टर है वो क्या है, ओमेगा और r दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए अगर v वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ओमेगा का डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे। तो देखिए ओमेगा क्रॉस r का रिलेशन कैसा है, देखिए ना, ओमेगा की वैल्यू अगर रखूंगा मैं k क्या है, और r की वैल्यू रखूंगा i क्या है, अभी तो आएगा j क्या है। और ये देखिए j क्या की हुआ, j क्या क्या y एक्सिस, ये तो होता है j क्या ऐसे, ये i क्या ऐसे और k क्या ऐसे। ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस v वेक्टर एंड r वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और यहां पे देखिए ओमेगा ऐसे होगा, r वेक्टर ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे। ओमेगा क्रॉस नहीं करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा प्लस j। सिमिलरली इसकी डायरेक्शन होगी इसकी अल्फा। देखिए अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। r वेक्टर तो हमारा नहीं है i की डायरेक्शन में, और ओमेगा की डायरेक्शन कितनी होगी, सॉरी अल्फा की डायरेक्शन कितनी होगी, जो डायरेक्शन ओमेगा की है, ठीक है। तो अगर इसका रिलेशन लिखा जाए a और अल्फा में, तो देखिए अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल क्या है, r वेक्टर देखिए ऐसे आएगा और अल्फा वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, sin 90। तो यहां से आ जाता है a अल्फा * r, जैसे यहां से आता था ना b r ओमेगा, आप लोग जानते थे बचपन से, वैसे यहां से क्या आता है a अल्फा r और अल्फा a/r, ठीक है। ये अल्फा कौन सा अल्फा है, ये वाला अल्फा जो मैंने आपको सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन वाला अल्फा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब इसका सबका यूज क्या हो रहा है, तो आप लोग जरा एक क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बताता हूं अभी, आप लोग से नोट करना, ठीक है। ये सब आप लोग लिखेंगे, मैं अदर क्वेश्चन बना देता हूं, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, जैसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं बता रहा हूं।
इसको पहले बाद में देखते हैं। इसमें क्या है, दो पार्टिकल्स हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? देखो देखो इसमें क्या है, दो पार्टिकल्स थे, उसकी आपको थोड़ा क्लियर करता है, इसलिए इजी पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों ने देखा कुआं पहले जमाने में होता था, उस कुआं में एक वो पड़ी होती थी, मतलब इसके ऊपर रस्सी घूमती थी और फिर बाल्टी नीचे चली जाती थी। ये वही वाला सीन है, ये वो पुली है और इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है, रस्सी, ठीक है? ये क्या है, रस्सी, और ये बाल्टी है हमारी, ठीक है? इसकी रेडियस है कुछ r और इसका मास है कुछ, ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है, पुली, ठीक है? लैंग्वेज देख लेना आप, ये क्या है, पुली, और ये क्या कर सकती है, ये इसकी एक्सिस होती थी ना, ये वाली, ये एक्सिस के बाद ऐसे घूमती थी, ऐसे ये वाला पुली ऐसे घूमती थी और इसके ऊपर रस्सी पड़ी होती थी, तो वो रस्सी जो है नीचे जाती थी और फिर वहां से नीचे एक बाल्टी होती थी, उसमें से पानी करके हम लोग खींच देते थे। तो ये बोला कि बाल्टी है हमारी, ये वो पुली और इसके ऊपर एक क्या पड़ी हुई है, रस्सी। अब इस बाल्टी का मास हमने दे रखा है कैपिटल है, अच्छा इस पुली का कुछ मास है स्मॉल है, और इसकी रेडियस जो है दे रखी है कैपिटल है, गोल गोल घूम रही है तो उसकी कुछ रेडियस तो होगी ना, ये वाली रेडियस है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो पुली है इसका एक्सीलरेशन, सॉरी ये जो बाल्टी है इसका एक्सीलरेशन जो है क्या होगा नीचे, मतलब बाल्टी जो नीचे जा रही है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। अब वो क्या है, आप लोग समझ रहे हैं, ये पुली है तो ये पुली जो है ऐसे ऐसे घूम रही होगी बहुत तेज, और घूमने की वजह से रस्सी जो क्या जा रही होगी नीचे, और ये बाल्टी जो कनेक्टेड है रस्सी से तो बाल्टी भी नीचे जा रही होगी। उस समय इस बाल्टी का एक्सीलरेशन क्या होगा, वही वो हमसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन क्या है? ये पुली पड़ी हुई है, पुली पे क्या पड़ी हुई है, रस्सी, और ये इससे कनेक्टेड है बाल्टी, इसका मास कितना है, कैपिटल है, इसका मास स्मॉल है, इसकी रेडियस है कैपिटल r, और ये किस एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है। अच्छा कोई बताएगा क्या इसका एक्सीलरेशन g होगा क्या, मतलब आपका हमने देखा था ना कि अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है नीचे तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, g, जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक्सीलरेशन g होगा, जिससे कम होगा जिससे ज्यादा होगा। तो आप क्लास में होते तो मैं डिस्कस करता, चलिए बताइए। देखिए इसका एक्सीलरेशन g नहीं होगा, क्यों नहीं होगा g, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, रोटेशन, ये पूरी क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है? तो इसलिए इसका एक्सीलरेशन क्या नहीं होगा, g नहीं होगा। फिर क्या होगा, वही हमें निकालना है, तो जो हमें आता है वही करेंगे। देखिए जरा, अगर इस बाल्टी का एफबीडी बनाया जाए तो इस बाल्टी में क्या क्या फोर्स लगा है, एक इसमें टेंशन लगा हुआ है स्ट्रिंग में से, एक इस पे एनर्जी लगा हुआ है, और दोनों का आप लोगों को फोर्स दे रहा होगा इस बाल्टी में, ठीक है? जरा इसका एफबीडी बनाते हैं इस बाल्टी का, देखिएगा एफबीडी ओके, ये है इसका एक्सीलरेशन जो है नीचे होगा, ठीक है? तो मैं इसका एक्सीलरेशन मान लेता हूं ऐसे नीचे, ठीक, टेंशन इसके ऊपर लगा होगा, mg इस पे नीचे लगा होगा, तो इसका न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी है, देखिए इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं, नीचे वाली डायरेक्शन को, तो mg नीचे है, सॉरी इसका मास जो है कैपिटल है, ठीक है? कैपिटल M इंटू जी माइनस टी इजिकल्स टू कैपिटल M इंटू ए, ठीक है? ये टी की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, कैपिटल M इंटू जी माइनस ए, जो है, ठीक है? जिस तरह आप बना के रखिएगा फिर मैं इसको जो है डाल देता हूँ, यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, ये तो फिर बाल्टी की बात। अब क्या करेंगे, हम इसका एफबीडी बनाएंगे अपनी पुली का, ठीक है? तो देखिएगा मैं पुली बना देता हूँ, ये छोटी नहीं होनी है, ठीक है? वही पुली है जो वहाँ पर है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, mg लग रहा होगा और कुछ फोर्स उसका लग रहा होगा, इसकी वजह से क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन उस समय हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सब अपने इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो सब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, कुछ होगा ना जिसकी वजह से ऐसे कनेक्टेड होगी उस कुएं से, लेकिन उस समय हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। मैंने आपको बताया था उस वाला एग्जाम्पल में, जब कोई फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं तो क्या आता है,
इसको मैं कौन सा फोर्स कंसीडर करने की जरूरत है? टेंशन। देखिए ये जो टेंशन था रस्सी पे वो इस पे ऐसे लगा था तो इस पे कैसे लगा होगा? नीचे। अब इस टेंशन की वजह से क्या होगा? इस टेंशन की वजह से क्या होगा? ये जो पुली है ये क्या करेगी? रोटेट। टेंशन का क्या आएगा? टॉर्क। अभी देखिए ये थी ना पुली, अब रस्सी जो ऐसे सरफेस से होके ऐसे जा रही होगी तो उस टेंशन की वजह से क्या है? ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, और घूमती जाएगी। तो उस टेंशन की वजह से इसमें क्या आएगा? टॉर्क। और उस टॉर्क की वजह से क्या आएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। टॉर्क की वजह से क्या आएगा? काम करता है इक्वल्स टू I into अल्फा। तो अगर टॉर्क है तो क्या आएगा? अल्फा, ठीक है। जरा देखिए, अच्छा जो टेंशन है वो कहां ले जाएगा? सरफेस पर। और सेंटर और सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? कैपिटल R। जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितनी होगी? T into R, ठीक है। टेंशन जिसकी वैल्यू कितनी है? कैपिटल T इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो टेंशन कहां पे लगेगा? सरफेस पर। टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। और कितना रहेगा? T स्क्वायर इक्वल टू I। I कितना होता है? स्मॉल m इनटू r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इनटू अल्फा। देखिए हमें इसमें टेंशन भी तो पता नहीं है, कैपिटल M पता है, स्मॉल g पता है, a पता है, बस ये टेंशन पता नहीं। उस टेंशन में पढ़ना है, ऐसे पता होगा। अब जरा इतना इक्वेशन को देखिए आप। अच्छा अल्फा, बोले सर अल्फा आपको पता नहीं है? देखो अल्फा आपको पता है, एरिया आपको पता है। a इक्वल्स टू कितना था? अल्फा r। ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, ये वाला है। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाला है। तो अल्फा ये क्या रखेंगे? a by r, वही करेंगे हम। t into r equals to small m into r square upon 2 into अल्फा ये क्या रखेंगे? a by r। अब देखिए जरा, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या है? t की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर रखेंगे तो m into a, सॉरी स्मॉल m into a upon 2 is equal to capital M into G minus A। अब देखिए कैपिटल M पता है, स्मॉल m पता है, G पता है। इधर भी स्मॉल है, इधर भी स्मॉल है, केवल एक ही अननोन रह गया स्मॉल है। तो इसलिए आपको स्मॉल a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं इस वाले इक्वेशन का कालो क्वेश्चन का अल्फा, ठीक है। जब रोटेशन हो रहा होगा तो किसी फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा होगा, या जितने भी फोर्स हैं उन सबके वजह से जो टॉर्क आ रहा होगा उस टॉर्क को हम लोग इक्वेट करेंगे किससे? I into अल्फा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? m/2/2, इस वाले को लिखा, ठीक है। और अल्फा, अब अल्फा में क्या रख देंगे? a by r, जो हमने वाला रिलेशन लिखा है, और बस ये वाले a और ये वाले कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो था बहुत इजी क्वेश्चन, हम करने वाले इस वाले क्वेश्चन को तैयार करो, उसको नोट कीजिए, फिर इसको देखते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब जरा एक वाला क्वेश्चन देखिए जो मैंने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया था। इसमें क्या हो रहा है? देखिए वही वाला जो अभी हमने किया था वैसा ही, तो उससे थोड़ा सा हो रहा है। दो मासेस कनेक्टेड दिख रहा है आपको, M1 और M2, वो कनेक्टेड है इसके एक पुली के थ्रू, ठीक है। डिस्क वाली पुली है, उसका भी मास उसमें दे रखा है कैपिटल M, और उसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R। और हमें क्या बताना है कि वो किस एक्सेलरेशन से क्या करेंगे? नीचे अगर देखिए ये वाली पुली है, मान लीजिए आप एक मास कनेक्टेड, एक बार इससे कनेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है जो मास भारी है वाले मास की तरफ वो नीचे आएगा और दूसरा वाला मास ऊपर जाएगा,
स्पीड आ रही है या अप्रोच, तो वही हुआ है। तो मान लेते हैं जो M2 वाला जो मास है क्या है, भारी है, ठीक है। तो ये M2 वाला मास देखिए नीचे आएगा, तो ये हमारा मास हो जाएगा, ये ठीक है, घूमेगी कुछ, ये तो होगा। अब उसमें यही पूछा है कि जो M2 और M1 वाला मास है, मतलब M2 वाला मास जो है किस एक्सेलरेशन से, सॉरी, और उसने पूछा M2 वाला मास किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और M1 वाला जो मास है वो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये इसमें पूछा है। तो हमें क्या आता है, नहीं क्या आता है हमारे पास एफपीडी बनाना, ठीक है। तो जरा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग समझ गए क्या है, एक पुली है, ये क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है, रस्सी, ये इधर एक मास कनेक्टेड है, इधर एक मास कनेक्टेड है, और ये थ्रू आउट ऐसे रस्सी जा रही है। ये पुली है, इसका मास कितना है, कैपिटल है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ये M2 मास है, यहाँ पे ये M1 मास है। और उसने क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन बताइए, किस एक्सेलरेशन से जो है नीचे आएगा आपके पास, इस एक्सेलरेशन से जो है ऊपर जाएगा। जरा देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास क्या आता है, एफपीडी बनाना, चलो बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एफपीडी ऑफ M2, ठीक है। तो ठीक है, देखिए M2 का मैं डायरेक्ट एफपीडी बनाना, आपको लिखना है यहाँ पे एफपीडी ऑफ M2, उसके ऊपर बहुत छोटा पड़ जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखिए एफपीडी ऑफ M2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जो भी M2, चलिए पहले M1 का बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एफपीडी ऑफ M1, तो ये हो गई टेंशन स्ट्रेंथ T1, और ये कितना आ जाएगा M1G, और इसका एक्सेलरेशन जो है हमने माना हुआ है डायरेक्शन में थी, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्शन में थी, ठीक। तो इसका एक्सेलरेशन है ऊपर ऐसे, तो इस डायरेक्शन में अगर इसका लिखेंगे हम क्या, मीटर सेकंड लॉ, और T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस पार्ट में लीजिए, T1 माइनस M1A। अच्छा, जरा ये बताइए, इस स्ट्रिंग में मैंने मानी टेंशन T1, ठीक है, T1 लिखा हुआ, क्या इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T1 ही होगी, देखिए पहला पार्ट क्या है, एफपीडी ऑफ M2, ये हमारा M2, और इसका नीचे लगेगा ऐसे क्या M2G, और ऊपर लगेगा क्या टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन तो है नीचे। अब जरा ये बताइए, मैंने इसको माना है T1 टेंशन, और इस पर भी लगेगा क्या T1 टेंशन भी लगेगा या T2 लगेगा या कुछ और लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस पर जो टेंशन लगेगा वो लगेगा T2, क्यों, बराबर क्यों लगेगा टेंशन, बराबर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर बराबर टेंशन लग जाता तो ये जो पुली है ये क्या नहीं करती, रोटेट नहीं करती। जरा देखिए ये पुली क्यों रोटेट कर रही है, मैंने आपको बताया था पूरा वाला एग्जांपल, क्योंकि उस पर टेंशन आ रहा है। अब जरा देखिए इस पर टेंशन लग रहा है, जरा इस पुली का डायग्राम बना देते हैं, पुली का देखिए ऊपर इसको चल रहा होगा, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं है कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो इसी से पास कर रहा है। अब अगर इस पर टेंशन ऐसे लग रहा है तो इस पर टेंशन नीचे लग रहा होगा ऐसे, ये होगा टेंशन, और सिंपली ये टेंशन ऐसे लग रहा होगा नीचे। अब जरा देखिए अगर ये दोनों टेंशन बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या नहीं आता, कोई टॉर्क नहीं आता, और कोई टॉर्क नहीं आता तो ये क्या नहीं करती, रोटेट नहीं करती। जबकि उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन लगेगा T1 और यहाँ पे टेंशन लगेगा T2। देखिए जरा, अब इस T2 वाले की ऐसे इधर घूमने की कोशिश करेगी, T1 वाले ऐसे इधर घूमने की कोशिश करेगी, तो उस पार्ट में नहीं, ये आगे जरा ये सर्कल है और T1 फोर्स ऐसे लगा तो इसकी वजह से ऐसे घूमने की कोशिश करेगी कि नहीं, और T2 वाले की ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो ये क्या करती, घूमती नहीं, ठीक है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को ज्यादा और एक को कम होना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगी, घूमेगी। और कौन सा ज्यादा होगा, T2 वाला, क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उस पर जो टेंशन लगेगी वो कितनी होगी, T2, और उस पर जो टेंशन लगेगी वो कितनी होगी, T1, और ये दोनों कितने डिस्टेंस पे R, और इसका मास जो है
जरा देखिए पहले इस वाले में देख लेते हैं, ये लो कोई वाली पहली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन इस वाले में लिख देते हैं तो m2g minus p2 is equals to m2 into k। ये देखिए सिंपल बाई इक्वेशन लिखी है, इस वाले में t1 ऊपर था, मास एक्सेलरेशन भी ऊपर था, t1 minus m1g जो से बने इसमें नीचे था m2g minus p2 इक्वल्स टू। अब देखिए इसके बाद t1 भी अननोन है और t2 भी अननोन है, दो अननोन्स हैं इसमें, ठीक है। t1 भी अननोन है, t2 भी अननोन है, m1 पता है, m2 पता है और ये तो हमें निकालना ही है। तो t1 और t2 को कैसे निकालेंगे, इससे कैसे, tau is equals to I into alpha, ठीक है। अब जरा देखिए t1 भी ऐसे होने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है, जरा देखिए ना इसको ऐसे मान लो ऐसे होने की कोशिश करेगा और t2 भी ऐसे होने की कोशिश करेगा, तो एक की वजह से पॉजिटिव आएगा टॉर्क और एक की वजह से नेगेटिव आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं क्लियर है। देखिए ना अगर t1 वाला पहले रस्सी ऐसे नहीं होती और इसको ऐसे खींचता तो ऐसे घूमने की कोशिश करता और ऐसे खींचूंगा तो ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो एक की वजह से पॉजिटिव आएगा टॉर्क और एक की वजह से नेगेटिव आएगा टॉर्क। तो एक की वजह से पॉजिटिव आता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, उस वाले को माइनस आ जाएगा। तो देखिए ना p2 वाली की वजह से क्या ले रहा हूं पॉजिटिव, तो p2 वाली की वजह से आएगा p2r मेरा ये पता है, माइनस t1 वाली की वजह से क्या आएगा माइनस t1r इनटू i इसका कितना होता है कैपिटल M इनटू r स्क्वायर और 2 इनटू अल्फा, अल्फा है और अल्फा की जगह क्या लग देते हैं हमेशा a/r, ठीक है। अब देखिए जरा r से r कट जाएगा तो यहां बचेगा क्या इनटू माइनस t1 इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू a अपॉन 2। तो सर इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, देखो जरा यहाँ पर क्या है t1 माइनस t2 है, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे आप तो तीन इक्वेशन होगी हमारे पास 1 2 3 टोटल कितनी होगी तीन इक्वेशन। हमारा इंटरेस्ट इसमें स्मॉल a निकालना है, तो हमें इसको एलिमिनेट करना है t1 t2, जरा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप पहली और दूसरी को, ठीक है। तो पहली और दूसरी को ऐड करेंगे इसको m2g माइनस m1g हो जाएगा, m2g माइनस m1g t1 माइनस t2 इज इक्वल्स m1 प्लस m2 इनटू, अब देखिए t1 माइनस t2 यहां भी है और इसको अगर t1 माइनस t2 का हो माइनस माइनस कर दो ऐसे, ठीक है। उसकी वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, देखिए m1 पता है m2 पता है कैपिटल M पता है बस ये निकालना रहेगा, ये करते मतलब ये तरीका है रोटेशन वाले क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन से फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखना है, लेकिन उसमें मतलब आप पाएंगे कि आपके पास एक अननोन एक्स्ट्रा होगा, t1 t2 या कुछ भी हो, एक अननोन जो क्या होगा एक्स्ट्रा होगा। फिर उस एक्स्ट्रा अननोन को रिमूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे रोटेशनल इक्वेशन tau इक्वल्स टू i अल्फा, ठीक है। फिर उसमें tau लिखेंगे, tau को लिखने के बाद i लिख देंगे और अल्फा की क्या लिखेंगे हमारे से जो लिखा है a/r और फिर आंसर्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, जो अननोन वाला टर्म है उसको निकालेंगे और जो है आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है रोटेशनल के इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, अगर किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो मुझे मेल कर देना, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग और मुझे मेल करेंगे, ठीक है। तो किसी को दिक्कत हो तो उसे नोट कीजिए पहले तो, और फिर मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों के लिए, आप लोग इसे करेक्शन करना और मुझे सॉल्व करना मेल करना, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो साथ में लिख देना सर इसमें ये चीज दिक्कत है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों के लिए जरा से नोट करिए सभी लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन था, मतलब दो क्वेश्चन थे, तो मैं पहले देख कर लेता हूँ थोड़ा, ये मैं इधर में डाल देता हूँ, ठीक है।
ये क्वेश्चन था काफी मतलब दिक्कत थी किसी को, मैं बस यही कर लेता हूँ। वही क्वेश्चन है वैसे जो मैंने आप लोगों को दिया था। कोई कह रहा था कि सर इसमें जैसे मान लीजिए कोई कह रहा सर इसमें बाकी तो एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही नहीं है, तो आपने कैसे इसको वो कर दिया सेंटर मास के बराबर। वो वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले क्लास में लिया था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं इसको बाद फिर से आखिरी बार बता दे रहा हूँ भाई आप सभी के लिए। देखिए ICM की जो वैल्यू है इसके बराबर होगी IEG डिवाइड इक्वेशन प्लस IFH, और ICM की वैल्यू इसके बराबर होगी IAC प्लस IBD। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, इसके और इसके बराबर होगी या फिर इसके और इसके बराबर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म्स है ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक फिगर है। तो IEG इक्वल्स टू IFH होगा, इसमें लिखनी होगी ICM/2, सिमिलरली IAC IBD के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी ICM/2, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये वाली जो एक्सिस मान लेते हैं, मैंने मान ली ये वाली एक्सिस IAC और ये IEG। देखो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन IAC की वैल्यू कितनी है ICM/2 और IEG की वैल्यू कितनी है ICM/2। मतलब दोनों को जोड़ूंगा तो ICM आएगा कि नहीं आएगा। ये बात ठीक है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये ICM में बराबर तो है ना। और उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दो टर्म्स जुड़ रहे थे, हमसे इससे थोड़ी मतलब है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज तो इस तरीके से है कि अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ICM के बराबर भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए उस क्वेश्चन के चार आंसर है इसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब चाहे तो इसको इसके साथ जोड़ लो, चाहे इसके साथ जोड़ लो, चाहे इसके साथ जोड़ लो, ICM के बराबर ही आएगा। तो इसमें चार ऑप्शंस जो थे, तो चारों के चार ऑप्शंस क्या है, सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने किसी ने मेल किया था कि सर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो कैसे बराबर है। परपेंडिकुलर नहीं है बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन वो बात को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से नहीं कह रहा है कि चार ऑप्शन है, वो किससे कह रहा है, इससे कह रहा है ICM/2 और ICM/2 को जोड़ दे रहा है IAC और IEG को। अब ये दोनों बराबर परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू इस तरीके से है कि ICM के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है 400, ठीक है। फिर से रहेगा समझा दिया इसको। और एक क्वेश्चन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला। तो भाई ने उसमें कहा कि सर उसमें वेक्टर ऑफ एडिशन फॉलो ही नहीं हो रहा। फिर भाई अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ऑफ एडिशन फॉलो क्यों नहीं होगा। अगर कोई चीज स्केलर है तो वो स्केलर क्वांटिटी फॉलो करेगी, और अगर कोई चीज वेक्टर है तो वेक्टर लॉ फॉलो करेगी, ठीक है। तो तुम उस पर थोड़ा रिसर्च मत करो, बस मान अगर तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा थोड़े दिन को थोड़ा स्टे कर रखो, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉ के लॉज भी फॉलो करेगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि वो जो है वेक्टर क्वांटिटी ही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो है वो वेक्टर लॉ एडिशन भी फॉलो करेगी, ठीक है। चलिए ये था हमारा टॉप, और अपने लेवल कंप्लीट करके आए। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन कीजिएगा। अब नया टॉपिक आज से शुरू करते हैं, टाइम कितना रहेगा। चलिए तो क्या आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नया टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं लोग अभी से। देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोई सा देखा है। देखिए जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो आप लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम, जानते हैं ना लीनियर मोमेंटम। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन। तो उसी लीनियर मोमेंटम के एनालोगस है क्या ये एंगुलर मोमेंटम। इसका नोट किससे करते हैं, जे वेक्टर और एल वेक्टर,
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी, होता क्या है जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। ये टी क्या है, लीनियर मोमेंटम एल इनटू वी वेक्टर, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। The angular momentum is the analogous of linear momentum in rotation। ठीक है, और ये होता क्या है, r वेक्टर क्रॉस t वेक्टर है, r वेक्टर क्रॉस linear momentum का जो पोजीशन वेक्टर है और जो पार्टिकल का linear momentum है उस पॉइंट पे, तो दोनों का क्या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जरा देखिए इसको और अच्छे से देखते हैं। जे वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस m into v वेक्टर। ठीक है, ये m क्या है, स्केलर है, तो को बाहर लिख देते हैं, तो जाएगा r क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिए अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, ये होगी इसकी वेलोसिटी वेक्टर और ये क्या हो जाएगा r वेक्टर। तो जरा देखिए r क्रॉस v, अगर r क्रॉस v करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये है r, ये है v, क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो j वेक्टर इस आपको लिख दिया होगा, j वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है पार्टिकल तो v को और क्या लिख सकते हैं, r into ओमेगा लिख सकते हैं। v को r into ओमेगा सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है तो दोनों के बीच में क्या एंगल होता है 90, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है क्या होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो भी होता है सर्कुलर मोशन का जो भी प्लेन होगा उसकी क्या होगी परपेंडिकुलर। जैसे देखिए अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो उसका ओमेगा कैसे होगी परपेंडिकुलर ऐसे, और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी टुवर्ड्स द प्लेन। जे वेक्टर में लिख जाएगी m into r, v के क्या r ओमेगा तो m r स्क्वायर into ओमेगा। ये क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब जरा देखिए ये आपने कहीं देखा हुआ लग रहा है ऐसा, j इक्वल्स टू i into ओमेगा, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये j और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन क्या है, j इक्वल्स टू i into ओमेगा। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और ये क्या है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब जरा देखिए लीनियर मोशन में जब हम थे तो हमने कहा था कि अगर सिस्टम में कोई भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब सॉरी कोई भी फोर्स नहीं है और सिस्टम क्या है मतलब इक्विलिब्रियम है, तो सिस्टम क्या है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या मूव ही नहीं करेगा, मतलब उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, ये हमने कहा था। वैसे देखो यहाँ भी है कुछ, जरा देखो अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है डी ओमेगा अपॉन dt। जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे j इक्वल्स टू i ओमेगा को डेल g ओवर डेल t इक्वल्स टू i इनटू डेल ओमेगा ओवर डेल t। ये क्या है अल्फा और ये क्या है i और ये क्या है और। ठीक है, यहाँ से एक बार और देखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू डेल j ओवर डेल t। ठीक है, तो आपको जरा डायरेक्ट लगा के पूछा डायरेक्ट हम जल्दी जल्दी। सबसे पहला इफ नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, इफ नेट टॉर्क देखिए यहाँ से if net torque on the system is 0, if net torque on the system is
0, then its angular momentum, if net torque of the system is 0, then its angular momentum will be conserved. देखिए यहाँ से अगर ये नेट टॉर्क भी 0 है तो इसलिए क्या रहेगा 0 रहेगा, मतलब से जो चेंज नहीं होगा, उसी का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम में कोई और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है या कोई और एक्सटर्नल फोर्स और उसका इक्विवेलेंट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है तो सिस्टम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। उसका जरा देखने में पॉइंट होना है, इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, इफ देयर इज नो नेट external torque is acting on the system, then the angular momentum of the system will be conserved। ठीक है, और ये एंगुलर मोमेंटम के कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, एक ये आपको देखना है और एक ये आपको देखना है। ठीक है, उनसे रोज तो ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, मतलब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, जरा देखिए इस बात को जरा नोट करेंगे। बेटा आपको इसको ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। वो क्या रहा है, एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल एल, इसका मास कितना है स्मॉल एल, ये इस तरीके से है रेस्ट में। अब यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे से एक पार्टिकल आ रहा है, इसका मास कितना है स्मॉल एल और इसकी वेलोसिटी कितनी है यू, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल क्या है आ रहा है। अब जरा देखिए, जब ये ऐसे आके इसमें टकराएगा और उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, स्टिक मतलब चिपक जाता है, वो पार्टिकल जब इससे आके टकरा रहा है तो क्या कर रहा है चिपक जाता है, ठीक है, और उस चिपकने के बाद ये पार्टिकल और ये रॉड दोनों क्या करते हैं रोटेशनल मोशन, देखिए ना ऐसे घूम के आ रहा है, इस जगह पे क्या करेगा ऐसे घूमने लगेगा, रॉड जो है ऐसे घूमने लगेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे आके टकराएगा और इसके बाद क्या करेंगे रॉड ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। तो उस घूमने के बाद इसकी जो ओमेगा है इस पॉइंट पे होगा, वो ओमेगा क्या होगा ये वो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा। देखिए जरा ये रॉड है, ठीक है, इसका मास क्या है स्मॉल है और इसकी लेंथ है स्मॉल है, ये यहाँ पे ऐसे हिंज्ड है फिक्स्ड है, ऐसे घूम सकते हैं यहाँ पे। अब एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है, और ये जो है मास इसका स्मॉल है, और उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब वो इससे टकराएगा तो क्या कर जाता है स्टिक कर जाता है, मतलब चिपक जाता है, और चिपकने के बाद ये जो पार्टिकल है और ये जो रॉड है ये दोनों कैसे घूमती है ऐसे घूमती है, ठीक है। तब ये जो किस एंगुलर वेलोसिटी से जब घूम रही है इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है ये रॉड, ये है उसका क्वेश्चन, ठीक है, समझ में सब। अब देखो उसको करेंगे कैसे। अब जरा सोचिए, मैं इस पार्टिकल को और इस रॉड को दोनों को क्या मान लेता हूँ सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है, मेरा सिस्टम क्या है ये पार्टिकल और ये रॉड दोनों। तो इस सिस्टम में कोई और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, फोर्स, ठीक है, कहने का मतलब मेरा कि मेरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स
जो जे वेक्टर है वो क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब इस पार्टिकल के टकराने से पहले जो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होगा वही इस पार्टिकल के टकराने के बाद होगा। मतलब जे वेक्टर इनिशियल जो होगा वही किसके बराबर होगा, जे वेक्टर फाइनल बराबर। फाइनल मतलब बिफोर टकराना, मतलब ओरिजिन से स्टेज से स्टिक होने से पहले, बिफोर स्टिकिंग। और ये क्या है, आफ्टर स्टिकिंग। ठीक है, अब जरा देखिए, बस हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है। हमारा सिस्टम में क्या है, एक ये रॉड और एक ये पार्टिकल। तो पहले जे इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। तो जे इनिशियल का देखिए, हमारे रॉड क्या है, टकराने से पहले एकदम रेस्ट में, ना इसका कुछ यूनिवर्सल वेलोसिटी ना एंगुलर वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, 0 रॉड का प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस t। r क्या है, डिस्टेंस इस पार्टिकल की, और t क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम तो देखिए क्या है, mu है इस डायरेक्शन में, mu लीनियर मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका स्क्वायर है, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में। और r क्या है, r देखिए इस पॉइंट के बाद घूम रहा है, इस पॉइंट से ये जो लेंथ है, और ये होगा r वेक्टर, और u कैसे, ऐसे दोनों बीच में कितना है, 90। sin 90 की 1 और r की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ MUL, ये होगा इसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। ठीक है, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब हमें क्या करना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, देखिए जब ये पार्टिकल चल रहा है तो दोनों क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन करेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के केस में कैसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, J इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। ठीक है, अब जरा इसका बताइए, इसका I कितना होगा, इसका मास कितना है, m, और ये यहाँ भी स्टिक कर रहा है, एक पार्टिकल का मास और 2 उसकी लेंथ का स्क्वायर, ये मैंने आपको लिखना सिखाया है। m इसका हो जाएगा इसका I इंटू इसकी ओमेगा प्लस इसका I, ये क्या है, रॉड, इसके बाद घूम रही है एंड के बाद, तो इसका मोमेंटम कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। ये पूरा डेरिवेशन करवा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम इनर्शियल, अच्छा ओमेगा तो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों स्टिक है, ये भी उसी ओमेगा से घूमेगा। और आपको इसमें क्या पता है, देखिए m पता है, u पता है, l पता है, इसलिए ये पता है, जो ओमेगा दे पता है। जरा इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। m u l इक्वल्स टू ओमेगा को हम से कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3, और उसका ट्री हो जाएगी ml कट जाएगा l और l, तो यहाँ पे बचेगा u इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा कितना, ओमेगा इंटू l प्लस l अपॉन 3, 4l अपॉन 2, जो ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3u अपॉन 4l। इस एंगुलर वेलोसिटी से ये दोनों, ये रॉड और ये पार्टिकल, ये रॉड और ये पार्टिकल इस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ इनर और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ऐसे कंजर्व करके निकालते हैं। ठीक है, इस पर कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो आप लोग करना। अभी क्या है, मैं थोड़ा आज नहीं दे पाऊंगा क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली लोग कल डिस्कस करेंगे इसके और क्वेश्चंस। ठीक है, आज भी थोड़ा नया टॉपिक, चलिए एक नया टॉपिक और है 5 मिनट का, नया नहीं मतलब बस आपको लिखना सिखाना है, इसको क्लास खत्म कर दे। ये जरा देख लीजिए आप, किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई आपको पता है क्या करना है, मेल करना है मुझे, कोई दिक्कत हो नहीं करना है। नया टॉपिक लिखिए जरा, छोटा सा टॉपिक का विचार करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वैसे ही रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कैसे लिखते हैं, हाफ इनटू I इनटू क्या, ओमेगा स्क्वायर।
हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसका क्या यूज है? देखिए जब हम उस पर लगाते थे ना वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या लिखते थे? चेंज इन सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स के बाद जो वर्क होगा उसको वैल्यू लिखते थे चेंज इन नेट काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली इसका भी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है उसकी वैल्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी होती है? हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। जरा देखिए J इक्वल्स टू कितना होता है? आई ओमेगा। तो इसी वाले फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? हाफ इंटू इसमें एक आई से मल्टीप्लाई कर देंगे J स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है? तो कई बार वो ऐसे पूछ लेता है, कहता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व मतलब बराबर रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा या बढ़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे निकल आएगा। ठीक है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। फिर J इक्वल्स टू आई ओमेगा, उसने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो J स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो आज जो आप लोगों का फॉर्म हो चुका है, एंगुलर मोमेंटम हो चुका है। ठीक है? अब देखिए आप लोग थोड़ा सामने लेके मेरे उसके हम लोग क्वेश्चन थोड़ा कम कर रहे हैं, देखा आप लोगों ने, क्योंकि क्या है कि मुझे क्वेश्चन बोलना पड़ता है और फिर मतलब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं हो पाता। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन करें, ठीक है, और मुझे मेल करें। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्लली देखते हैं, कल बताता हूँ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को कुछ, नहीं तो आप लोग एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन कीजिए। ठीक है? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ठीक है? तो कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन करने की, नहीं आता तो मुझे मेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लगभग रोटेशन के बिल्कुल एंड पे हैं, बस एक दिन और क्लास में शायद रोटेशन की क्या होता है, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा रोटेशन मोशन, रोलिंग। ठीक है? अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ टर्मिनोलॉजी, रोटेशन में होता क्या है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब। बस एक क्लास हो रही है, एक या दो क्लास रोटेशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसी हिसाब से आप थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन वगैरह कर लीजिए। ठीक है? और मुझे मेल कर दीजिए, आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी नहीं दे पाया, तो आप ही लोग थोड़ा कर लीजिए। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम या उससे पहला पॉइंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? किसी पर भी क्वेश्चन कीजिए, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आज का अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं ना। ठीक है? घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और इनका भी ध्यान रखिए। चलिए, गुड डे।